जय हिंद दोस्तों। लेट्स कंटिन्यू द पीवाईक्यू एनालिसिस। हाँ, जैसा कि मैं सोर्स एपीएससी एग्जामिनेशंस को अभी रेफर कर रहा हूँ, यूपीएससी के भी क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी स्टेट पीसीएस के भी, अभी एपीएससी के, सो दैट जो अपकमिंग एपीएससी प्री है 2025 का एक्सपेक्टेड मार्च में हो सकता है, उसमें जो लोग भी इसे सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं ना, यू वुड डेफिनेटली गेट एन एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स। जो ब्लाइंडली आंख बंद करके बस चलते जा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में तुम्हें खुद एज एक अलग एडवांटेज फील होगा, राइट? सो सिंसियरली फॉलो दिस। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है एपीएससी के ही एग्जामिनेशन में पूछा गया और काफी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैस्लोज नीड थ्योरी। ऐसे अतरंगी सवाल आते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जिसको देखकर हमको लगता है कि अरे ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, ना जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स में जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स हैं, ना साइंस में, ना सीसेट में डायरेक्टली। तो यहां पर ना पीवाईक्यू का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एपीएससी ने इसको सपोज टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर में पूछा तो अगले बार हो सकता है सीसीई में पूछ ले, या सीसीई में पूछा तो किसी रेवेन्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट एग्जाम में पूछ ले, किसी में भी। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, मैस्लोज नीड थ्योरी को। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना? ध्यान रखना है, ट्रू ढूंढना है, नॉट ट्रू ढूंढना है, तो ट्रू ढूंढना है, रिलेटेड टू मैस्लोज नीड थ्योरी। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं ये मैस्लोज नीड थ्योरी क्या है, मैस्लोज नीड थ्योरी क्या है। अब्राहम मैस्लोज ने दिया था इसको, अब्राहम मैस्लो ने। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द टूरिस्ट बिहेवियर। ओके, इट अप्लाइज टू लीजर बट नॉट टू वर्क बिहेवियर। It states that humans are motivated to fulfill their needs in a hierarchical order. And fourth, it suggests that one has to satisfy fully the needs at one level before moving on to the next. एक एक करके देखते हैं अब सबको, ठीक है? आ जाओ। Just a minute. चलिए, सॉरी, मैस्लोज नीड थ्योरी। देखो, मैस्लो नीड थ्योरी के बारे में क्या रखना है कि देयर वाज अ पर्सन अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने नीड के बारे में एक थ्योरी दिया था जिसमें अब्राहम मैस्लो बताते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारा पॉइंट। उन्होंने ऐसा एक हायरार्किकल ऑर्डर बनाकर दिया। एज पर दिस हायरार्किकल ऑर्डर उन्होंने बोला कि ह्यूमन की जो नीड होती है वो इस तरह से, पहले फर्स्ट ये जो पहला स्ट्रिप है, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, इस तरह से ऊपर जाता है। तो अगर पहली नीड की बात करें ह्यूमन का, तो मैस्लो ने क्या बताया, और काफी पॉपुलर हुई थी ये थियरी, क्रिटिसिज्म भी है बट पॉपुलर भी काफी है। सो एज पर दिस थियरी ऑफ नीड, ह्यूमन का पहला नीड होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब इस फिजियोलॉजिकल नीड में अब्राहम मैस्लो क्या बता रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड में है रोटी, कपड़ा और मकान, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीपिंग। ये सबसे बेसिक नीड होता है। और सच में किसी भी इंसान को, चाहे वो मुकेश अंबानी साहब हो या फिर एक कॉमन इंसान हो, हर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान, ये फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए होती है सबसे पहले। और उसके बाद अब एक नीड आपको फुलफिल हुआ, देन इट मोटिवेट्स यू, ये आपको मोटिवेट करता है किस चीज के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। नेक्स्ट लेवल क्या है, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ, प्रॉपर्टी। रोटी, कपड़ा, मकान आपके पास आ गया तो फिर आपकी नीड होती है कि भाई हमें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिले, हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज मिले, हम प्रॉपर्टी एक्वायर करें। जिस तरह से एक एक नीड पे हम चलते जाते हैं, हमें आगे वो मोटिवेट करते जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले वाला कंप्लीट हो जाए, लेकिन पहले वाला इतना हद तक तो हो जाए कि हमारी नीड फुलफिल होने लगी हो। उसमें भी चैलेंजेस होते हैं, डे टू डे लाइफ में कॉमन इंसान भी पहले अपने रोटी, कपड़ा, मकान का आज इंतजाम करता है तो उसके दिमाग में रहता भी है कि 6 महीने बाद भी तो उसके पास पैसा रहेगा ना खाने को, पीने को, और फिर साथ ही साथ दिमाग में नेक्स्ट वाली नीड भी। तो फिर हायरार्की में नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, लव एंड बिलोंगिंग। सो इफ यू हैव रोटी, कपड़ा, इफ यू हैव प्रॉपर्टी, इफ यू हैव सिक्योरिटी रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, तब उसके बाद आप न्यू रिलेशंस बनाने पे ध्यान देते हैं। तुम्हारा भी ऐसा ही चलता है ना। अभी तुम जो एस्पिरेंट हो कि सबसे पहले तुम्हें रोटी, कपड़े की नीड है, मतलब तुम्हें एक नौकरी चाहिए जिससे तुम्हें महीने का, कुछ दिन का कुछ मिले, पेमेंट मिले, वेजेस मिले, ताकि आप कुछ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए आप हेल्थ, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सको। उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो। देन नेक्स्ट, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस।
फिर इंसान के पास जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड के बाद जब उसकी सेफ्टी नीड फुलफिल हो गई, जब उसने अपनी फैमिली बना ली, तब वो चाहता है कि उसका स्टेटस किस तरह से सोसाइटी में ग्रो करे। तब वो सिर्फ पैसे के लिए या रोटी कपड़े के लिए काम नहीं करता है, तब वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे कि आगे आने वाली जनरेशन या ये जनरेशन उसको याद रखे। हम देखते हैं ना कई आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, वेरी पॉपुलर ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम आसाम, वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी पॉपुलर अमंग द यूथ। पहले उन्होंने अपने रोटी कपड़ा मकान, अपनी नौकरी, अपने लिए फैमिली, ये सारा सिक्योर किया, और आज देखो क्या है, अब वो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल फील्ड में भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडिया के लिए। एंड देन फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो बोला जाता है ना कि इंसान को लास्ट में चाहिए होता है मोक्ष, एनलाइटमेंट। बुद्ध को भी चाहिए था, या सिद्धार्थ को चाहिए था जो बुद्ध बने। तो इस तरह से ह्यूमन की नीड एक लेवल से दूसरे लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, हिरारिकल फॉर्म में चलती है। क्रिटिसिज्म भी हो सकता है इसका, जैसे देयर आर मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी जिनको बेसिक चीजें समझ में नहीं आती है। कुछ को ज्ञानी बनना है, कुछ को मोक्ष चाहिए 10 साल में ही, 12 साल में ही। कई ऐसे लोग हैं आजकल यूट्यूब पे देखते हैं। कुछ हैं जिनको अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के बजाय फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद करना है। प्रॉपर्टी एक्वायर तो करनी है, बट कैसे एक्वायर करनी है यही नहीं पता है। तो कुछ होता है, एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्रिटिसिज्म होते हैं। दिस इज मैस्लोस थ्योरी, ये मैस्लो की थ्योरी है हिरार्किकल ऑर्डर की, नीड फुलफिल करने का। यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि भैया अब्राहम मैस्लो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन जो नीड है वो ऐसे 5 हायरार्की में चलती है, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। पहला वाला क्या था? फिजियोलॉजिकल, रोटी कपड़ा। देन सेफ्टी, जब आप अपने लिए सेफ्टी इंश्योर करते हो या अपने लिए बाकी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंश्योर करते हो। देन लव, लव मतलब जब आप न्यू रिलेशंस बनाते हो, फैमिली स्टार्ट करते हो। सेल्फ एस्टीम, जब आप अपने लिए प्रेजेंट जनरेशन में और आगे आने वाली जनरेशन में कुछ नया करना, कुछ बढ़िया करने का सोचते हो। और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोक्ष, वनप्रस्थ। इंडियन फिलोसफी में भी था ये, फिलहाल अब्राहम मैस्लो की है। ऑल्सो अब्राहम मैस्लो क्या बताते हैं कि ह्यूमन जो है ना वो हाईली मोटिवेटेड है इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज नीड, जो कि हायरार्किकल ऑर्डर में चलता है। वही जो इन्होंने यहाँ पर अभी पिरामिड बना के बताया था, नीचे से ऊपर जाते हुए, नीचे से ऊपर, इस ऑर्डर में नीचे से ऊपर, है ना। ये सबसे नीचे था फिजियोलॉजिकल नीड। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें याद रखना है कि हायर नीड्स इन द हायरार्की emerges when people feel they have sufficiently satisfied the previous need. Sufficiently satisfied, जैसा मैंने बोला कि not completely satisfied, sufficiently satisfied, कि भाई आज का हो गया रोटी कपड़ा, तो अब 6 महीने बाद का सोचेंगे। तो उस 6 महीने बाद का सोचने के ड्यूरेशन में ये भी देखेंगे कि भाई हमारे लिए क्या हेल्थ फैसिलिटी है, क्या हम फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, क्या सोसाइटी के लिए कुछ और कर सकते हैं, क्या हमें अब वनप्रस्थ कर लेना चाहिए। So what would be the answer? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बता दो, कमेंट करके आंसर बताओ अपना। नहीं समझ आए फिर से वीडियो में पीछे जाओ और फिर से पढ़ो, फिर से सुनो जो मैंने एक्सप्लेन किया, देन अगेन कम टू द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर, है ना। सिंसियरली फॉलो करना है, एनालिसिस करना है। आंसर रट के इसलिए मैं यहाँ पे ABCD नहीं लिख दे रहा हूं, एनालिसिस करवाना है तुमसे। आंसर ढूंढ तो लोगे ही, बताओ मुझे कमेंट करके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स फर्स्ट स्पोक फॉर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। कि भैया अगर वर्क किया जा रहा है तो जनरली वर्क करने के रिटर्न में मिलता क्या है गाइज? आप बनोगे कल सिविल सर्वेंट तो आपको भी पेमेंट मिलेगा महीने का, बाकी बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब एक टाइप से हम कह सकते हैं कि कुछ वेजेस मिलता है मॉनेटरी टर्म्स में। लेकिन एक थिंकर थे जिन्होंने बोला वर्क करने के रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? फूड। नॉट ऑल द टाइम्स, ड्यूरिंग सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में वर्क के रिटर्न में क्या देना चाहिए? फूड। यही है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। कब वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है? फेमाइंस के ड्यूरेशन में, जब सूखा अकाल पड़ जाता है तो उस टाइम में वर्क करने के रिटर्न में क्या मिलना चाहिए? फूड। इनमें से किस थिंकर ने ऐसा बोला था? ऑप्शन है कौटिल्य, आर्यभट्ट, चंद्रगोमिन एंड प्रभाकर।
थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो इनमें से एक थिंकर हैं जिन्होंने स्टेट क्राफ्ट के बारे में समझाया था, और ये चीज भी स्टेट क्राफ्ट के बारे में है ना, कि स्टेट को अपना काम कैसे चलाना चाहिए। अगर इस हिंट को समझ रहे हो तो आंसर तुम्हारे पास है। कौन है स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताने वाले? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटोर, जिनके हेल्प से चंद्रगुप्त ने एक सिंपल, एक छोटा सा बालक मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, चाणक्य। चाणक्य के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज फिर डिस्कस करते हैं चाणक्य कौटिल्य के बारे में। इनका अगर ओरिजिनल नेम की बात करें तो इनका ओरिजिनल नेम विष्णुगुप्त, राइट। कहां से बिलोंग कर रहे ये? इनका फेमस देखा जाता है इनके बिलोंगिंग तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इनकी चाणक्य की, कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की पॉपुलर बुक अर्थशास्त्र, जो कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है। इकोनॉमिक्स का हिंदी मीनिंग ट्रांसलेशन होगा अर्थशास्त्र, बट इट इज नॉट ओनली अ बुक ऑन इकोनॉमी, दिस इज अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट, कि किस तरह से राजा को अपना राज्य चलाना चाहिए। अब उस स्टेट क्राफ्ट में बिल्कुल इकोनॉमी भी आएगा, उसमें फॉरेन रिलेशंस भी आएंगे, उसमें सारी चीजें आती हैं। और वहीं पर इन्होंने बोला कि फेमाइन के ड्यूरेशन में जब अकाल पड़ा हुआ है तो राजा को क्या करना चाहिए, कि उस टाइम में राजा ऐसे काम करवाए, जैसे मान लो नहर खुदवाने का काम करवा रहा है कि कल को बारिश होगी तो उसमें पानी आएगा, और उसके रिटर्न में लोगों को क्या देना चाहिए? फूड। तो दोनों काम हो गया, राजा का काम भी हो गया कि फ्यूचर के लिए उसने कैनाल्स डिग करवा लिए, नहर बनवा लिए, कुआं खुदवा लिया, काम भी हो रहा है राज्य में। और अकाल के ड्यूरेशन में लोगों को खाने की किल्लत हो जाती है तो खाना भी मिल गया। ठीक तरीका था ना? दिस वॉज हिज आइडिया। ध्यान रहेगा, ये नोट कर लिया करो, है ना। चलिए पॉज कर लो, नोट कर लो फटाक से अपने कॉपी में। एक पीवाईक्यू एनालिसिस का नोटबुक ही बना लो अलग से, और जो स्लाइड्स है वो तो मैं अपलोड कर ही देता हूं, बट फिर भी तुम चाहो तो एक नोटबुक बना लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे फायदे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या पूछ रहा है एपीएससी, कि थोलू बोमाल्टा क्या है भैया? थोलू बोमाल्टा, मैं तुमको बार बार बोलता हूं ना कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर ऐसा थोड़ी इग्नोर कर दें, या क्या फायदा होगा? तो ये जो थोलू बोमाल्टा है ना, ये अर्लियर यूपीएससी में और बाकी स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है बहुत बार। मेरे बात पर भरोसा नहीं है, जाकर देख लेना सोर्सेस में, बुक में। और फिर रिसेंटली अभी कहां पूछा गया? एपीएससी के एग्जामिनेशन में 2024 में, है ना। तो अपनी स्ट्रेटजी सही रखनी है, स्ट्रेटजी सही रखेंगे ना तो पिछले बार से बेटर परफॉर्म करेंगे। कई एस्पिरेंट गलती ये क्या करते हैं कि वही स्ट्रेटजी जो पहले अप्लाई की फिर उसी पे चलते जाते हैं। जब तक आप अनलर्निंग नहीं करोगे तो फिर नया लर्न कैसे करोगे? So that's why unlearn something to learn a new thing and perform better next time, right? चलिए पीवाईक्यू का पर्पस तो समझ में आ गया, अब आते हैं क्वेश्चन पे। थोलू बोमाल्टा क्या है? तो ऑप्शंस में हमारे पास, और देखो एकदम सिंपल लगने वाला क्वेश्चन बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग के बारे में हमने पढ़ा जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, आगे भी जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि वॉल पेंटिंग हमने क्या देखा। सबसे पहले तो केव वॉल्स पे देखा। प्री सिक्योर का जाना, प्री सिक्योर का फर्स्ट, प्री सिक्योर स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर उसके फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने केव पेंटिंग एक्सप्लेन किया है, देखो डिटेल में एनसीईआरटी से। तो वहां पे हमने वॉल पेंटिंग के बारे में, केव वॉल पेंटिंग वहां से स्टार्ट हुई। फोक पेंटिंग की बात करते हैं तो जैसे मिथिला पेंटिंग है, जब राम जी और सीता माँ की शादी हो रही थी तो लोगों ने बारात के स्वागत में अपने घर की दीवारों के बाहर पेंटिंग कर दिया था। मिथिला पेंटिंग की शुरुआत मानी जाती है वहां से। तो ऐसा थोलू बोमाल्टा नाम का तो पेंटिंग हमने फोक में भी या इंडिया के बाकी कल्चर में नहीं सुना है। ये ऑप्शन हम इग्नोर कर, रिजेक्ट कर सकते हैं। शैडो पपेट थिएटर, बाय द वे दिस इज द आंसर, बट इस पे बाद में आएंगे। नीचे देख लेते हैं क्लासिकल डांस। अब क्लासिकल डांस के बारे में हम जानते हैं कि भैया 8 क्लासिकल डांस है। कौन कौन से 8 क्लासिकल डांस? ये इंडिया का मैप ऐसे रफली ड्रॉ कर लो और शुरू करो नीचे से, सबसे पुराने वाले से। यहां से शुरू करने का रीजन क्योंकि ये सबसे एंशिएंट है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी है, भरत नाट्यम। एक ऑर्डर में याद रखोगे, हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। अभी इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, पूछे ही जा रहे हैं, बात करना है एस्पिरेंट से। तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में यहाँ केरल, केरल से रिलेटेड 2 क्लासिकल डांस, मोहिनीअट्टम एंड कथकली।
मोहिनीअट्टम एंड कथकली। थोड़ा ऊपर जाएंगे तेलुगु रीजन, तेलुगु रीजन से रिलेटेड कुचिपुड़ी। ये कर्नाटक से भी रिलेटेड था बट ज्यादा इसका डिटेल कुसेलवपुर विलेज कर्नाटक तेलुगु रीजन के बॉर्डर पर है, इसलिए कुचिपुड़ी नाम पड़ा। यहाँ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में उत्तर प्रदेश वाले रीजन में मेनली यहाँ एक क्लासिकल डांस, कौन सा क्लासिकल डांस भैया? कथक। अब इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में या फर्दर नॉर्थ में जाने में कोई क्लासिकल डांस नहीं मिलता है, फोक डांसेस भले मिलते हैं, जैसे दयाबेन का गिद्धा गरबा भांगड़ा पंजाब में। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ आते हैं तो पहले उड़ीसा मिलता है, उड़ीसा में तो ओडिसी डांस है, ये तो बड़ा सिंपल है याद रखना। और ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आसाम है, आसाम में सेट्रियर डांस है। और ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ मणिपुर है, जहां मणिपुरी डांस है, संकीर्तन परंपरा को दिखाते हुए। हो गया 8 क्लासिकल डांस। तो फिर तो आंसर तो ये भी नहीं है। फोक आर्ट, ऐसा कोई फोक आर्ट नहीं जो कि सिर्फ थोलू बोमाल्टा माना जाता है। वैसे तो ये तीनों एक टाइप के आर्ट ही हैं। पेंटिंग इज एन आर्ट, शैडो पपेट इज एन आर्ट, क्लासिकल डांस, अगर क्लासिकल वर्ड हटा दें तो डांस इज इटसेल्फ एन आर्ट। तो ये आंसर भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है? शैडो पपेट थिएटर। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या है इस शैडो पपेट थिएटर में। शैडो पपेट थिएटर है ना, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो अगर लाइट मेरे पे पड़ रही है तो पीछे शैडो बनेगा थोड़ा, राइट? जानते हैं हम शैडो से हमने कई टाइप के, बचपन में भी लाइट कट जाती थी तो लैंप की रोशनी में खेल खेलना, ये अभी भी होता है, अलग अलग शेप्स बनाना। ये एक एग्जाम्पल है शैडो पपेट थिएटर का। तो किया क्या जाता है, एक थिन फिल्म लगाया जाता है सामने और उसके ऊपर, जैसे अभी तुम लोग कैमरा के थ्रू मुझे देख रहे हो तो यहाँ पे एक थिन फिल्म है। अब ये थिन फिल्म आप जैसे यहाँ देखकर मालूम कर सकते हो ये पवन पुत्र हनुमान को शो कर रहा है। इट मीन्स कि रामायण के जो इंसिडेंट्स हैं, हिंदू एपिक्स, रामायण महाभारत स्पेशली, उसके अलावा बाकी स्टोरीज भी रिप्रेजेंट की जाती हैं, बट जो एपिक्स हैं रामायण एंड महाभारत, राइट, तो उनके सीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अब एक थिन फिल्म लगाई गई और सामने से, जिधर से तुम कैमरे से देख रहे हो, वहां से लाइट थ्रो किया गया। पीछे एक व्हाइट स्क्रीन है और इस व्हाइट स्क्रीन पे इस तरह से इमेज पड़ रहा है। शैडो पपेट थिएटर, इसी को शैडो पपेट थिएटर बोलते हैं। थोड़े और फीचर्स हमको थोलू बोमाल्टा के जानने हैं। तो थोलू बोमाल्टा के फीचर में सबसे पहली बात क्या भैया कि ये शैडो पपेट थिएटर तो है ट्रेडिशनली कौन से स्टेट से रिलेटेड है इंडिया में? कौन से स्टेट से गाइज? आंध्र प्रदेश। इसके अलावा और भी शैडो पपेट थिएटर के कल्चर हैं जो उड़ीसा में, केरला में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। कुछ एक नेम है, मैं तुम्हारे साथ अभी बताऊंगा। अभी थोलू बोमाल्टा बड़ा पॉपुलर है। सीन्स क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं? मेनली तो रामायण के, जैसे हमने लास्ट वाले स्लाइड में देखा, महाभारत के कैरेक्टर्स, बाकी और भी इसके अलावा हिंदू धर्म से रिलेटेड, सनातन परंपरा से रिलेटेड जो एपिक्स हैं, जो जो स्टोरीज हैं, जो कहानियां हैं, उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइमरली ये थीम होता था, अभी भी होता है प्राइमरली। पैट्रोनाइज करने की बात करें तो कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि 7 वाहन रूलर्स के टाइम में ये स्टार्ट हुआ था हमारा शैडो पपेट थिएटर। बल्कि उनके अलावा पल्लव, चालुक्य, विजयनगर, इन एम्पायर के रूलर्स ने भी शैडो पपेट थिएटर को पैट्रोनाइज किया, क्योंकि ये सेम उसी रीजन में रूल कर रहे हैं। दैट्स वाई इन्होंने भी पैट्रोनाइज किया था। सबसे पहले रेफरेंस इनके टाइम में मिलता है, तो तुम फर्स्ट लिख सकते हो इनके साथ। इतना हमें थोलू बोमाल्टा के बारे में याद रखना है भाई। चलो, अब मैंने बोला कि कुछ और भी स्टेट्स में, क्या लिखा है हमने यहाँ, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो किस नाम से प्रैक्टिस किया जाता है? देखो, शैडो पपेट के 3 एग्जांपल्स मेनली। एक तो थोलू बोमाल्टा हो गया, आंध्र रीजन है ना, ये मैच भी याद रखना कि कौन से स्टेट से है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। टोगालू गुम्बाइटा नाम का एक है, टोगालू गुम्बाइटा कर्नाटक से रिलेटेड है, रिमेंबर दिस पॉइंट। थोलू बोमाल्टा आंध्र प्रदेश, टोगालू गुम्बाइटा कर्नाटक, एंड रावण छाया उड़ीसा। देखो नाम में ही छिपा है रावण छाया, छाया मतलब शैडो, रावण मतलब ये जरूर इसका प्राइमरी थीम रामायण से रिलेटेड होगा। कहां प्रैक्टिस किया जाता है? उड़ीसा में। तो ये 3 आप शैडो पपेट थिएटर, शैडो पपेट कल्चर के बारे में याद रखिए। जहां तक आंध्र प्रदेश के थोलू बोमाल्टा की बात है तो उसको जीआई स्टेटस भी मिला हुआ है, ये भी याद रखो।
जीआई स्टेटस कैसे मिलता है, कैसे दिया जाता है, बताना मुझे जरा कमेंट करके, ताकि तुम जीआई स्टेटस के बारे में भी पढ़ो। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमारे पड़ोस में इंडोनेशिया में एक पपेट थिएटर है, एक थिएटर फॉर्म है ऐसा ही शैडो पपेट का, जिसको वायांग बोलते हैं। उसका ओरिजिन या उसके एंसेस्टर्स यहां से ड्रॉ किए जाते हैं कि थोलू बोमाल्टा आर्टिस्ट ही जो थे, इन्होंने इंडोनेशिया में जो ये वायांग थिएटर है उसके बारे में लोगों को बताया। एंड रिमेंबर दिस वायांग थिएटर इज पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। वायांग, ये वायांग है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट। थोलू बोमाल्टा नहीं है, थोलू बोमाल्टा को सिर्फ जीआई स्टेटस मिला है इतना, आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, पढ़िए इसको। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द इश्यू ऑफ ऑनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति। यहां पे अगर ऐसे करके मनु स्मृति लगा लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, काफी न्यूज में रहता है आजकल मनु स्मृति। इज नॉट करेक्ट, देखो नॉट करेक्ट, ध्यान देना है। हमेशा तुम्हें बोलता हूं ना मैं कि पॉजिटिव रहो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। बट एग्जामिनेशन में जाने से पहले ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रहेंगे, इतना पॉजिटिव नहीं रहेंगे कि नॉट ट्रू पूछा और ट्रू टिक करके आगे, वैसा भी ऑप्शन तो रहेगा ही। वो गलती नहीं करनी है, ब्लंडर नहीं करना है, भारी मिस्टेक हो जाएगा फिर। नॉट करेक्ट। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो ऑनरशिप राइट्स दिए गए हैं मनुस्मृति में, अभी हम मनुस्मृति के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट है क्या, ऑप्शन है द पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द सन। देखो तुमने मनुस्मृति पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी है, उसके बिना भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अभी सिखाता हूं तुमको कैसे। पहला ऑप्शन क्या है, द पैटर्नल स्टेट मतलब पिता की जो प्रॉपर्टी है, फादर्स प्रॉपर्टी वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द सन। तो आज भी ऐसा होता है ना, ये तो हम अपने आस पड़ोस में अपनी फैमिली में भी देखते हैं कि भाई पिता की, फादर की, ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो हमें करेक्ट तो नहीं ढूंढना है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage। बिल्कुल होता है, नहीं होता है क्या? अभी तो मैरिज का सीजन भी चल रहा है। मैरिज के सीजन में जाकर रिसेप्शन में, मैरिज में जो गिफ्ट देते हो, तो वुमेन वो गिफ्ट अपने पास ही रखती है ना, वापस तुमको थोड़ी दे देंगी या वापस दूसरे को थोड़ी देंगी, क्योंकि वो उनको प्यार से दिया जाता है, उनको रिस्पेक्ट से दिया जाता है, वो उनका धन है। स्त्री को दे रहे हो इसलिए वो क्या है, स्त्री धन, स्त्री धन। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्या भैया, कि द गिफ्ट्स टू वीमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज वर नोन एज स्त्री धन। तीनों तो करेक्ट है, बन गया ना कॉमन सेंस से। कल खाना खाने जाना है ना किसी की शादी रिसेप्शन में, तो ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना। फिर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर मिल गया ना, कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला। क्या है भाई, स्त्री धन वॉज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ द हस्बैंड। अरे ऐसा थोड़ी है, जब वो स्त्री धन है तो फिर उसमें हस्बैंड की परमिशन की जरूरत कहां से हो गई, होता है क्या? बताओ स्त्रियों, आज तो स्त्री मूवी भी काफी पॉपुलर है, अभी काफी अच्छी कमाई कर रही है, नो डाउट अच्छी मूवी बनाई थी। तो वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री का धन है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे को दे, अपने भाई को दे, किसी और को दे, अपनी फैमिली को दे, वो उसका है। हस्बैंड क्यों उसको बोलेगा? सिंपल कॉमन सेंस, बन गया आंसर। दिस इज द आंसर। आंसर हमारे लिए क्या, ये यही था मनुस्मृति में लिखा हुआ। हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि भैया मनुस्मृति क्या है। तो मनुस्मृति जो धर्मशास्त्र लिखे गए थे, उन्हीं में मनुस्मृति, मनु नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने धर्मशास्त्र के बारे में, लॉ के बारे में लिखा। स्मृति लिटरेचर है, लोगों को जितना याद रहा उसके अकॉर्डिंग ये लिटरेचर आगे फॉर्म हो रहा है। स्मृति मतलब जो मेमोरी बेस्ड है, तो इसे मनुस्मृति बुलाया जाता है, अंग्रेजी में लॉ ऑफ मनु, बट आप ओरिजिनल नाम याद रखिए। ये धर्मशास्त्र क्या है, तो देखो हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में, धर्म को समझाने के लिए, और धर्म का मतलब यहां सिर्फ रिलीजन नहीं, धर्म का प्रॉपरली मतलब ड्यूटी है ना, धर्म और रीत। धर्म हर इंसान का धर्म है कि वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कर्म करे। धर्म, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने देश को प्रोटेक्ट करो। हर इंसान का, हर मेन का धर्म है, हर फीमेल का धर्म है कि वो एक दूसरे का प्रोटेक्शन करे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे। धर्म, ड्यूटी।
धर्म को दो फॉर्म में, दो टाइप के बुक में लिखा गया, शास्त्र एंड सूत्र। शास्त्र जो है ये श्लोक फॉर्मेट में लिखे गए मोस्टली, और सूत्र जो है ये प्रोज फॉर्मेट में लिखे गए मोस्टली। मतलब शास्त्र में भी थोड़ा बहुत प्रोज हो सकता है और सूत्र में भी कहीं कहीं पर श्लोक हो सकते हैं। तो हमारा जो मनुस्मृति है ये धर्मशास्त्र है, मतलब किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा भाई? श्लोक के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, श्लोकाज के फॉर्मेट में। 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन के जो श्लोक होते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, रीत वर्ड एक्सप्लेन किया है, ये क्वेश्चन भी मैंने तुम्हारे साथ क्लास में, क्लास करो प्रॉपरली आकर। श्लोक फॉर्मेट में लिखा गया, बट हाँ कहीं कहीं पर प्रोज भी होगा, ये भी याद रखना। कहीं कंप्लीटली तो कुछ नहीं रहता है कि कंप्लीटली प्रोज ही हो या श्लोक हो। बात करें मनुस्मृति के डिवीजन का, तो 4 मेजर डिवीजन है। आपको वो डिवीजन के डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 4 मेजर डिवीजन है, इतना याद रखिएगा। बताते किसके बारे में मनु? तो धर्म के बारे में। धर्म मतलब जैसा मैंने बताया ड्यूटी। और क्या मनुस्मृति के बारे में? तो यहां देखिए, मनुस्मृति में मनु बोलते हैं, थोड़ा डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है। इवन बी.आर. अंबेडकर जी ने भी मनुस्मृति की कॉपीज बर्न की थी, बट बी.आर. अंबेडकर और एम.के. गांधी के बीच में इसी को लेकर डिबेट चलता था। बी.आर. अंबेडकर ने बर्न किया, उन्होंने बोला मनुस्मृति शुड बी रिजेक्टेड। गांधी जी ने बोला कि नहीं, इसको बर्न करने की जरूरत नहीं थी, इसकी कॉपीज को। अगर आपको वो बातें पसंद नहीं है तो ठीक है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम उसको बर्न कर दें, जला दें या उसका तिरस्कार करें, अनादर करें, डिसरिस्पेक्ट करें। चलिए, मेन थीम विच इट कवर्स, क्या क्या मेन थीम है? तो वही सोशल ऑब्लिगेशंस, कि सोसाइटी में लोगों की ड्यूटीज क्या होती हैं, ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं। धर्म, सोशल ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज के बारे में बताना। द सुटेबल सोशल एंड सेक्सुअल रिलेशंस, कि किस तरह से सोसाइटी में लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग या मेन वीमेन, किस तरह से सेक्सुअल रिलेशंस या सोशल रिलेशन बना सकते हैं। धर्म के बारे में बता रहे थे कि इंसान का धर्म एक ये भी होता है ना कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाए, तो ये भी समझाना था। इवन टैक्सेस के बारे में भी, इसलिए मैंने बोल्ड करके लिख दिया है क्योंकि ये सब तो इजीली अंडरस्टूड है। टैक्सेस भी, राजा किस तरह से टैक्स कलेक्ट करेगा, इसके बारे में भी मनुस्मृति में है, क्योंकि राजा का भी तो धर्म है कि वो जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो सही से हो। एंड सो द रूल फॉर किंगशिप, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनुस्मृति। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देगे तुमको कंफ्यूज करेगा, तुम बोलोगे करे मनुस्मृति तो सिर्फ सोसाइटी से रिलेटेड था, किंगशिप कहां से आ गया? तो राजा भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है। इसलिए सारी बातें गलत नहीं है मनुस्मृति में, कुछ चीजें हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कुछ चीजें। एंड द प्रोसीजर फॉर सेटलिंग एवरीडे डिस्प्यूट, अगर लोगों के बीच में सोसाइटी में कुछ झगड़ा होता है तो उसको सॉल्व करने के तरीके भी कुछ, ठीक है। वन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू मनुस्मृति क्या है कि दिस वाज द फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला संस्कृत बुक है, पहला संस्कृत टेक्स्ट है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किसने किया? विलियम जोन्स साहब ने, सर विलियम जोन्स। कौन है ये सर विलियम जोन्स? फिलियोलॉजिस्ट। फिलियोलॉजिस्ट मतलब इनका रिलेशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। पढ़ना जरा विलियम जोन्स के बारे में ताकि आगे क्वेश्चन में काम आए। सर विलियम जोन्स, he has studied Sanskrit, he has studied other Indian languages to understand the Indian literature. Indian literature में जो नॉलेज था उसको समझने के लिए इन्होंने संस्कृत भी पढ़ा था। विलियम जोन्स ने, थे अंग्रेज लेकिन सॉरी, इंडियन लिटरेचर के नॉलेज को सीखना चाहते थे, हमें भी सीखना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, है ना। इसी तरह से पीवाईक्यू एनालिसिस करो, जहां जहां पे क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया वो कमेंट करके मुझे आंसर भी बताओ, पढ़ो। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, कीप स्टडिंग। तुम्हारे क्रैश कोर्स को लेकर भी जो क्वेश्चन रहते हैं कि सर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है क्या, तो बिल्कुल क्रैश कोर्स 7:30 AM मॉर्निंग और 7 PM भी स्टार्ट हुआ है। आप आकर क्रैश कोर्स करें, इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, ये है, इंक्वायरी करो। टेस्ट सीरीज भी है, इंक्वायरी करो, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।